2 मार्क्स का जो आपका क्वेश्चन होता है उसका आंसर किसी भी हालत में 4 लाइन से ज्यादा जाएगा ही नहीं। अगर आप ज्यादा लिख रहे हो तो इसका मतलब आपकी याददाश्त हो जाती है, मतलब जितना आपने पढ़ा, जितना आपने लिखा उसका 70% आपके दिमाग में बैठ जाता है। और अगर आपने उसका टेस्ट भी दे दिया तो वही चीज आपकी। अब मैं जो बात करूंगी आज, मैं कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ा रही हूँ आपको, मैं जस्ट आपको एग्जामिनेशन में कैसे आपको अटेम्प्ट करना है, कैसे आपको अच्छा स्कोर करना है, इसकी बात करूंगी। तो पहले हम लेते हैं 4-5 पॉइंट पे मैं बात करूंगी। आपका पॉइंट अपने दिमाग में आप रख लो कि आप अगर पढ़ाई करने जाते हो तो अब आप कॉपी पेंसिल और बुक लेके पढ़ोगे। आपको चैप्टर अब नहीं पढ़ने को, जो आपका डिफिकल्ट पोर्शन है, जो आपको टफ लगता है, केवल उतना पोर्शन पढ़ना है। अब आपको सैंपल पेपर करने हैं। अब आपको तो क्लास कैसी लगी? बोरिंग लगी? कुछ लगा कि आपने सीखा कुछ? कौन बच्चा क्या चीज नहीं कर रहा था अभी तक, अब क्या करेगा बताओगे आप? हाँ बोलिए, आप क्या करोगे? मैम जैसा कि आपने बताया कि मैम जैसे जो क्वेश्चन है आप उनको पढ़ो मत, साथ में पेंसिल और पेन को। हाय माय डियर ऑल, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज की वीडियो में मैं ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर मिस्टर मान सिंह और माध्यमिक विद्यालय भीमताल के प्रधानाचार्य मिस्टर प्रकाश सिंह का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे अपने स्कूल के क्लास 10th के बच्चों से इंटरेक्ट करने का मौका दिया। मैंने बच्चों को जानकारी देने की कोशिश की जिससे कि बच्चे बोर्ड एग्ज़ाम में अपनी मेहनत का भरपूर फ़ायदा उठा सकें। साथ ही बच्चों के लिए यह जानना भी ज़रूरी है कि बोर्ड एग्ज़ाम की क्या इम्पोर्टेंस है, क्योंकि बहुत से स्कूल्स और कॉलेजेज में क्लास 10th के मार्क्स के अकॉर्डिंग स्ट्रीम को सेलेक्ट किया जाता है। नंबर 2, गवर्नमेंट जॉब में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए बोर्ड के मार्क्स को कंसीडर किया जाता है। और नंबर 3, अधिकतर कंपनीज में प्लेसमेंट के लिए 60% क्राइटेरिया फॉलो होता है। तो बेटे आप लोगों को अभी तक आपका अब केवल 1.5 महीना बचा है। अब ये स्टेज आपकी ऐसी है कि आपको बहुत कुछ पिक्चर क्लियर हो चुकी है। अब आपको सब कुछ आपको पता चल गया है कि कौन से सब्जेक्ट में कितने क्वेश्चन आते हैं, किस सब्जेक्ट में 30 क्वेश्चन आते हैं और किस में कितने आते हैं, 27 आते हैं। ओके, किस पेपर में आपके 1, 3, 2 एंड 5 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं और किस सब्जेक्ट में आपके 1, 2, 4 एंड 5 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। पूरी पिक्चर आपके सामने अब क्लियर है। ठीक, अब मैं जो बात करूंगी आज, मैं कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ा रही हूँ आपको, मैं जस्ट आपको एग्जामिनेशन में कैसे आपको अटेम्प्ट करना है, कैसे आपको अच्छा स्कोर करना है, इसकी बात करूंगी। तो पहले हम लेते हैं 4-5 पॉइंट पे मैं बात करूंगी। आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या रहता है, दूसरी बात है एग्जामिनर आपसे क्या एक्सपेक्ट करता है, एग्जामिनर का पॉइंट ऑफ व्यू क्या रहता है, तीसरी बात है कि ये 1.5 मंथ जो आपका बचा है इसको आप बेस्ट कैसे यूज कर सकते हो, चौथी बात है कि आप एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करोगे, और 5वीं थोड़ी सी बात है जो कि आपके फ्रेंड्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, अगर आपको कहीं पे कुछ डाउट होता है तो आप भी उसको पूछ सकते हो। गॉट इट? अच्छा, आप एग्जाम दे के आते हो तो बहुत बार आप ऐसा कहते हो बहुत अच्छा पेपर हुआ, सब कुछ पढ़ा हुआ आया था, लेकिन जब आपका रिजल्ट आता है तो आप क्या होते हो, मायूस हो जाते हो। आपकी एक्सपेक्टेशन कुछ रहती है मार्क्स की, लेकिन उतने आ नहीं पाते हैं आपके, नहीं आते हैं मार्क्स। होता है नहीं होता है? ऐसा होता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि आप एग्जामिनेशन रूम से जब बाहर निकलते हो तो आप कहते हो कि मुझे सब कुछ आता था लेकिन मेरे कुछ क्वेश्चन छूट गए। ऐसा भी होता होगा आप लोगों के साथ, कहते हो ना ऐसा, क्वेश्चन छूट गए, आता तो सब कुछ था। या कभी आप ऐसा भी कहते हो कि जो मेरा फ्रेंड है, जो भी है, मतलब आपके जो क्लास फेलो है, उसका सेट जो था वो ज्यादा इजी था और मेरा टफ था। ऐसा भी लगता है आपको? लगता है? इन सब बातों के मैं आपको आंसर दूंगी। और अब मैं दूसरे पॉइंट पे आती हूँ कि एग्जामिनर आपसे क्या चाहता है। एग्जामिनर आपसे क्या चाहता है इसको हम हर स्टेप पे क्लियर करेंगे। बस अभी मैं एक बात आपको बोलूंगी कि आपकी जैसी भी हैंड राइटिंग है, आप इस समय तो हैंड राइटिंग सुधार नहीं सकते हो, लेकिन
आप एक काम करना है, जब आप एग्जाम अटेंड करते हो, एग्जामिनेशन देते हो, उस समय आप अपनी नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग रखनी, जैसी भी हैंड राइटिंग है बड़ा साफ साफ लिखना है आपको, ठीक है। और अगर कोई क्वेश्चन आपका गलत हो जाता है तो उसको एक लाइन डाल के काट देना है, ये नहीं कि उसको ऐसे 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 करके तुम बिल्कुल उसको ब्लैक कर दो। गॉट इट? अब हम आते हैं आपके कि इन 1.5 महीने को कैसे हम बेस्ट यूज करें, कैसे हम पढ़ाई करें। तो इसके लिए क्या करना है, अब आपको स्टडी का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी बुक लेके पढ़ने बैठेंगे, आज मैंने एक चैप्टर पढ़ लिया, कल मैंने दूसरा चैप्टर पढ़ लिया, वो टाइम चला गया आपका। अब आपका 1.5 महीने का टाइम बचा है। अब आपको क्या करना है, सैंपल पेपर सॉल्व करने हैं, केवल सैंपल पेपर सॉल्व करने हैं। गॉट इट? सैंपल पेपर है आपके पास? नहीं तो आप किससे, वेबसाइट से, उत्तराखंड वाली वेबसाइट से डाउनलोड भी कर सकते हो, या आप क्या कर सकते हो, एक बच्चे के पास एक चीज का है, दूसरे के पास दूसरे का है, तो एक्सचेंज आप कर सकते हो। अब आपको सैंपल पेपर कैसे अटेंड करने हैं, सबसे पहले घर पे बोल दो कि मुझे कोई भी 3 घंटे तक डिस्टर्ब नहीं करेगा, मैं क्वेश्चन पेपर अटेंड कर रही हूँ, ठीक है। सैंपल पेपर में 1 मार्क का जो क्वेश्चन है, अब ध्यान दीजिएगा, जो आपके शुरू में क्वेश्चन थे उनके आंसर अब आपको एक एक करके मिलते जाएंगे। जो आपका 1 मार्क का क्वेश्चन होता है उसका आंसर 1 वर्ड होता है, ठीक है, या मैक्सिमम 2 लाइन से ज्यादा होता ही नहीं है। जैसे आपसे पूछ लिया कि भारत के कौन से स्टेट में सबसे ज्यादा चीनी मिल है, एक ही वर्ड का तो आंसर होगा ना, ज्यादा से ज्यादा आप सेंटेंस बना सकते हो, इसको आंसर तो एक ही वर्ड का है, एक सेंटेंस लिखो चाहे एक वर्ड लिखो, मार्क्स उतने ही मिलेंगे। या जैसे आपका आ गया कि क्या कहते हैं, जो आपका है नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, एक ही वर्ड का आंसर है। दिमाग में आपको ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि जो 1 नंबर का क्वेश्चन है उसका आंसर 2 लाइन से ज्यादा किसी हालत में नहीं जाएगा। 2 मार्क्स का जो आपका क्वेश्चन होता है उसका आंसर किसी भी हालत में 4 लाइन से ज्यादा जाएगा ही नहीं। अगर आप ज्यादा लिख रहे हो तो इसका मतलब आप गलत कर रहे हो, आपको कोई एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलेंगे। इवन जब आप कहानियां लिखने लगते हो ना ज्यादा से, कि बड़ा बड़ा आप देखते हो कि आपका फ्रेंड बहुत कॉपियां भर रहा है, तो आपको एक घबराहट सी होने लग जाती है, अरे मेरी तो अभी से हुआ ही नहीं, काम नहीं हुआ। दिमाग से निकाल दो जो आंसर होते हैं, जो मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो उसका आंसर 4 लाइन से ज्यादा हो ही नहीं सकता है। गॉट इट? अब आता है 3 नंबर का क्वेश्चन। 3 नंबर का जो क्वेश्चन होता है, या तो उसमें 3 पार्ट होते हैं, हर पार्ट 1-1 नंबर का होता है। आपको पता चल गया कि 1 नंबर के लिए आपको कितना लिखना है, नॉट मोर देन 2 लाइन, ठीक है। तो 3 नंबर के क्वेश्चन में 3 पार्ट हो गए। अगर 3 पार्ट है तो 1-1 नंबर का है, तो आपके 6 लाइन में पूरा हो गया क्वेश्चन। और अगर आपके 2 ही पार्ट है तो इसका मतलब एक क्वेश्चन आपका उसका 1 नंबर का है, दूसरा आपका 2 नंबर का है। आपको पता चल गया कितना लिखना है आपको। अब आते हैं हम 4 नंबर का क्वेश्चन। जो 4 नंबर का क्वेश्चन होता है उसमें जनरली 2 पार्ट होते ही होते हैं। कुछ होते हैं ऐसे जो कि डिस्क्रिप्टिव होते हैं, जिसमें थोड़ी आपको ऐसे टाइप, निबंध टाइप लिखना होता है, ठीक है। तो जिस 4 नंबर के क्वेश्चन में आपके 2 पार्ट हैं, तो इसका मतलब एक कितने का है, 2 नंबर का है, और दूसरा भी कितने का है, 2 नंबर का है। आपको पता है 2 नंबर के लिए कितना लिखना है। गॉट इट? और अगर 4 नंबर का क्वेश्चन ऐसे टाइप है, मतलब डिस्क्रिप्टिव है, जिसमें कि आपको लंबा चौड़ा लिखना है कुछ, उसमें आप क्या करोगे, अच्छे मार्क्स लेने के लिए मैं आपको बता रही हूँ, उसमें आपको पॉइंट, पैराग्राफ लिखने के बजाय आप क्या लिखना, पॉइंट में आंसर लिखना। गॉट इट? ऐसे ही 5 नंबर में देख लेना कि 5 नंबर का जो है, या तो आपका कुछ प्रूफ करना होगा, मैथ्स में है ना 5 नंबर का आपका, हाँ, प्रूफ करना होगा, तो उसमें स्टेप्स वगैरह देख लेना। गॉट इट? अब आते हैं हम डायग्राम वाला क्वेश्चन। जो क्वेश्चन सपोज 4 नंबर में एक डायग्राम आ गया, तो इसका मतलब क्या है, उसमें 2 नंबर तो आपके डायग्राम बनाने के हैं, और जो बचे हुए 2 नंबर हैं वो किसके लिए होते हैं, लेबलिंग के लिए। डायग्राम कभी भी बिना लेबलिंग के नहीं होता है, ठीक है। लेबलिंग का मतलब क्या है, उसके नाम लिखिए, कौन सा पार्ट का क्या नाम है। गॉट इट? जो 4 लेबलिंग आपको दी होंगी तो आधे नंबर का, हमेशा लेबलिंग जो होती है वो आधे नंबर की होती है। तो आपको समझ आ गया कि 2 नंबर तो इसमें किसके हैं, लेबलिंग के, 2 नंबर किसके हैं, डायग्राम के। और डायग्राम सुंदर बनाने से आपको एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलते हैं। डायग्राम कैसा होना चाहिए, नीट होना चाहिए। डायग्राम पतली पेंसिल से बनाना, न कि पेन से बनाना,
ठीक है, और उसकी लेबलिंग कर देना, कोई कलर नहीं और कोई डेकोरेशन नहीं। गॉट इट? अब ऐसे ही सपोज आपका कोई डेफिनेशन पूछ लिया या कोई लॉ पूछ लिया, लॉ मतलब नियम, नियम को ही कहते हैं ना लॉ। तो जो डेफिनेशन और जो लॉज हैं, जो नियम हैं, जैसे गुरुत्वाकर्षण का नियम है, जो भी है आपके, उन चीजों को आपको क्या करना है, मगअप करना है, समझ के मगअप, मगअप मतलब लर्न कर लेना, याद कर लेना है। केवल किसको, डेफिनेशन को और किसी नियम को। क्यों करना है मैं आपको बता रही हूं। जब आप डेफिनेशन को अगर आप अपने मन से फ्रेम करने की कोशिश करोगे तो डेफिनेशन ठीक फ्रेम हो सकती है, ऐसी बात नहीं कि आप अपने आप डेफिनेशन नहीं बना सकते हो, लेकिन आप कोई इंपॉर्टेंट उसका जो टेक्निकल टर्म होता है ना, वो आप मिस कर सकते हो। गॉट इट? अगर आपने मिस कर दिया तो आपका आधा नंबर तो कटेगा ही कटेगा, मिनिमम आधा तो कटेगा। इसलिए ध्यान रखिए कि जब भी आप डेफिनेशन या कोई लॉ पढ़ रहे हो तो उसको लिख के याद कर लो आप। ओके, ये तो हो गया आपका पेपर के बारे में। गॉट इट? अब आपको क्या करना है, ये जो 15 दिन है, सॉरी 1.5 महीना जो है, 1.5 महीने में मिनिमम सोचो 5 सैंपल पेपर हर सब्जेक्ट के करने हैं। 5 पेपर का मतलब 25 हो गए आपके, 5 सब्जेक्ट हो गए। अभी आपका स्कूल भी चल रहा है तो एक सैंपल पेपर तो आपको डेली करना ही करना है, और जो आपका छुट्टी का दिन है उस दिन आपको क्या करना है, 2 सैंपल पेपर करने हैं। गॉट इट? इस तरीके से आपके कम से कम 5 सैंपल पेपर हो जाएंगे। बाकी आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से जितना भी आप कर सकते हो वो आपको डिसाइड करना है कि कैसे आप ज्यादा कर सकते हो। अब सैंपल पेपर करने का क्या फायदा है? जो रिसर्च है, जो लोगों ने रिसर्च करके पता किया है, वो ये है कि जब हम कोई चीज पढ़ते हैं, सपोज एक चैप्टर है आपका, आपने चैप्टर पढ़ा, जब आप पढ़ते हो, पढ़ने के बाद आपको उस चैप्टर का केवल 10% याद रह पाता है। जो याददाश्त है आपकी वो कितना रिटेन कर पाती है, 10% कर पाती है। अगर आपने उसको पढ़ने के बाद लिख भी लिया, आपने समझ रहे हो, पढ़ने के बाद आपकी याददाश्त हो जाती, मतलब जितना आपने पढ़ा, जितना आपने लिखा, उसका 70% आपके दिमाग में बैठ जाता है। और अगर आपने उसका टेस्ट भी दे दिया तो वही चीज आपकी 90% आपकी मेमोरी में चली जाती है। गॉट इट? तो अब ये टाइम है कि आपको अपना सैंपल पेपर सॉल्व करना है। अब जब आप सैंपल पेपर सॉल्व करोगे तब क्या होगा, जब आप पहली बार सैंपल पेपर करोगे आपको तो लगेगा हाँ ये क्वेश्चन भी आता है, ये क्वेश्चन भी आता है, लेकिन जब आप लिखने बैठोगे ना तो आपको ये नहीं समझ आएगा कि मैं कैसे लिखूं इसको, आपको टाइम लगेगा इनिशियली। ओके, कोई बात नहीं, आपने लिख दिया, आपने पूरा सैंपल पेपर सॉल्व कर दिया, जितना क्वेश्चन आते थे आपने सॉल्व कर दिया। जो नहीं आ रहे हैं, अभी मैं कौन सी बात बता रही हूँ, आजकल की बात, आपको कैसे सॉल्व करना है। जो नहीं आ रहा उसको छोड़ दो, अभी कोई घबराहट की जरूरत नहीं है, जो आ रहा है वो कर लिया। ओके, आपने पूरा पेपर कर लिया, रख दिया आपने पेपर। अब आपको पता चल गया, अब आपके पास क्वेश्चन पेपर है, आपको ये पता है कि कौन से क्वेश्चन आपको नहीं आते हैं या किन क्वेश्चन में आप अटक रहे थे। आपने उसको तो अलग कर दिया आंसर शीट को, और आपने बुक निकाली और देखा आप कहाँ कहाँ अटक रहे थे, क्योंकि अभी आपके पास क्या है, मौका है आपके पास, क्योंकि आप पहली बार लिख के प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपके पास मौका है, आप बुक खोल सकते हो। अगर आप रिटर्न प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपने जो इतनी ढेर सारी मेहनत की है, हर बच्चा इस समय पढ़ रहा होगा, हर बच्चा अपनी मेहनत पूरा टाइम दे रहा होगा उसको, समझ में आया। लेकिन अगर आपने पढ़ा ही पढ़ा और लिख के नहीं प्रैक्टिस की तो आप सोच सकते हो, पढ़ने का मतलब 10%, लिखने का मतलब 70% और एग्जाम देने का मतलब, सैंपल पेपर करने का मतलब 90%। गॉट इट? जनरली जो बॉयज होते हैं ना थोड़ी सी कंजूसी करते हैं वो लिखने में, इजंट इट? करते हो ना, पढ़ लेते हो आप, बुक लेके पढ़ लेते हो, लेकिन लिखने में थोड़ी कंजूसी करते हो। नहीं बेटे, अब वो टाइम है कि अगर आप खाली बुक लेके बैठे हो तो इसका मतलब आप पढ़ नहीं रहे, आप दिखावा कर रहे हो। अगर आप बुक के साथ कॉपी पेंसिल भी लेके बैठे हो तो इसका मतलब आप दिल से पढ़ रहे हो, अपने मन से पढ़ रहे हो आप। गॉट इट? तो अब जब आपने सैंपल पेपर कर लिया और आपको पता चल गया कि कहाँ पे आप अटक रहे थे और कहाँ पे आपको बिल्कुल ही नहीं आ रहा था, क्लियर हो गई आपको पिक्चर। जो अटक रहे थे वो आपने उसी समय लर्न कर लिया, उसी समय, और जो आपको नहीं आ रहा था उसको भी आपने कोशिश की, हो सकता वो आ जाए और हो सकता वो ना आए,
अब जब नहीं आया तो आपके पास दिमाग में आ गया कि मुझे यहाँ यहाँ दिक्कत आ रही है, अब आप क्या करोगे उसको नेक्स्ट डे। अभी आपका स्कूल है, ये जो डेज हैं आपके स्कूल के, ये किसके हैं? रिवीजन के डेज हैं। सिलेबस तो कब तक खत्म हो चुका है। गॉट इट? हर दिन हर बच्चे को अपने डाउट स्कूल में लेके आने चाहिए। अगर आप डाउट लेके आ रहे हो, इट मींस आप सच में पढ़ाई कर रहे हो। अगर आप डाउट लेके स्कूल नहीं आ रहे हो, बैग उठा के स्कूल आ जा रहे हो, तो इसका मतलब क्या है? आप टाइम वेस्ट कर रहे हो। तो डेली आप पढ़ रहे होगे। अब 100% तो आता नहीं है, ठीक है, कहीं ना कहीं डाउट तो रहता ही है ना, रहता है ना। तो वो डाउट आप पूछते हो या नहीं पूछते हो? पूछना है आपको, 100% पूछना है आपको। समझे? ये दिमाग से अब निकाल दो कि मेरी कोई मजाक बनाएगा या कुछ बनाएगा। अगर आप डाउट नहीं पूछोगे तो आपका डाउट हमेशा डाउट ही रहेगा। तो लूजर कौन होगा? आप होंगे लूजर। तो इस तरीके से क्या हुआ कि जो आपने सैंपल पेपर किया वो बहुत कुछ क्लियर हो गया आपका। अब वो सैंपल पेपर अगर आपने अपनी कंसर्न सब्जेक्ट टीचर से नहीं चेक करवाया तो आपका सैंपल पेपर अटेम्प्ट करना यूजलेस है। समझ में आया? हम क्या करते हैं, हमें आप एग्जाम दे के आते हो, तो एग्जाम दे के जब आते हो आपको लगता है आपका पेपर बहुत अच्छा हुआ, लेकिन आपके मार्क्स नहीं आते हैं, उतने नहीं आते हैं जितने आप समझते हो, जितने आप सोचते हो। तो जब आप सैंपल पेपर अपनी टीचर से चेक करवाओगे तो टीचर आपको बताएगी कि आपने यहां पर ये गलती की है, और आपको पता चल जाएगा कि आप गलती कर रहे हो, कहां गलती कर रहे हो। या टीचर आपको बताएगी, टीचर एक्सपीरियंस होती है, टीचर बहुत बोर्ड के पेपर्स वगैरह चेक करती है, उसे पता है कि किस तरह से आंसर लिखना है। आपको लगता है आपने सही आंसर लिख दिया, लेकिन आपने उस तरीके से नहीं लिखा जिस तरीके से आपको लिखा जाना चाहिए। तो ये कौन बताएगा आपको? टीचर बताएगी। तो इसलिए अपनी टीचर से क्वेश्चन आंसर शीट जो है आपकी सैंपल पेपर की, हर 5-5 सब्जेक्ट की आपको चेक करवानी है, और टीचर आपको एनकरेज करेगी। हर टीचर यही चाहती है कि जो मेरा बच्चा 40% वाला है उसके 60 आ जाए, जो 60 वाला है उसके 80 आ जाए, 80 वाला 90 अबव ले आए। ओके, इस तरीके से आपने सैंपल पेपर किए। अब क्या होता है, जब हम सैंपल पेपर करते हैं हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ने लगता है। हमें क्या लगता है? यस, हमें आ रहा है। पहले वाले सैंपल पेपर में आपको लगेगा, थोड़ी घबराहट होगी आपको, हमें तो लगता था बहुत आता है लेकिन मैं तो लिख ही नहीं पा रही। जैसे जैसे आप करते जाओगे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा, और आपको एग्जाम से डर नहीं लगेगा, हौवा नहीं लगेगा आपको एग्जाम। ओके, तो मिनिमम 5 आपको इस तरीके से क्या करना है? सैंपल पेपर करना है। टीचर से आपने चेक करवा लिया, ये बात हो गई। अब हम बात करते हैं कि आपको एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करना है। आप एग्जामिनेशन हॉल में गए, आपको क्वेश्चन पेपर मिला, आपको रीडिंग टाइम कितना मिलता है? क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए 15 मिनट मिलते हैं 15 मिनट। वो 15 मिनट में क्या करते हो आप? हाँ, ऐसे 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 किया, फिर एक दूसरे को देखते हो, यही करते हो जनरली। हर क्वेश्चन को 2 बार पढ़ना है आपको। गॉट इट? और बहुत ध्यान से पढ़ना है। हम गलती कहां करते हैं मेरे? हम क्वेश्चन को समझते नहीं है। एग्जामिनेशन के पॉइंट, एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम आंसर लिखना शुरू कर देते हैं। तो क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरह से पढ़ना सबसे इंपॉर्टेंट है कि एग्जामिनर पूछ क्या रहा है, हमें लिखना क्या है। पूछ कुछ और रहा है, लिख आप कुछ और रहे हो, और आप तो सोचो आपका पेपर तो बहुत ही अच्छा हुआ है। गॉट इट? तो क्वेश्चन, हर क्वेश्चन 2 बार पढ़ना है उस 15 मिनट में। और जो आपका एमसीक्यू या 1 मार्क का क्वेश्चन है उसका आंसर अपने दिमाग में बैठा लेना है कि इसका ये आंसर होगा। गॉट इट? उसके अलावा आपके कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें आपको ऑप्शन मिलता है, विकल्प मिलता है, या तो ये करिए या तो ये करिए। जब आप क्वेश्चन पेपर पढ़ रहे हैं उस समय दिमाग में बिठा लो कि आपको कौन सा वाला करना है क्वेश्चन। ठीक है? इस तरीके से ये 15 मिनट का टाइम क्या हो जाएगा आपका, आपकी ये माइंड मैपिंग हो जाएगी कि मुझे कैसे क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करना है। अच्छा, एक बात और मैं बताना भूल गई, जब आप सैंपल पेपर करते हो तो कुछ लोग प्रिफर करते हैं कि पहले 1 मार्क के किए, फिर 2 मार्क के, फिर 3 मार्क के, फिर 4 मार्क के। और कुछ लोग लाइक करते हैं कि पहले बड़े वाले क्वेश्चंस करो, 4 मार्क के, फिर 3 मार्क के, फिर 2 मार्क के, फिर 1 मार्क के। सबका अलग अलग पैटर्न है। ये नहीं कि आपका फ्रेंड ये कर रहा है तो आपको वो पैटर्न फॉलो करना है, नहीं। आपको अपने लिए अपना पैटर्न डिसाइड करना है। कैसे करना है? अब जब आप ये सैंपल पेपर करोगे, एक सैंपल पेपर को आप उस सीक्वेंस में कर लो,
1 2 3 4 के सीक्वेंस में, दूसरे को आप 4 3 2 1 के सीक्वेंस में कर लो। तो ऐसे आपको अपने आप समझ आ जाएगा कि आप किसमें ज्यादा कंफर्टेबल हो, ठीक है। और आपको ये भी पता चल जाएगा जब आप सैंपल पेपर करते रहोगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि आप 3 घंटे में पूरा कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। अब आप अपने आप मुझे बताओ, अगर आपने 15 मिनट को बेस्ट तरीके से यूटिलाइज कर लिया कि किसका 1 वर्ड का क्या आंसर होना है अथवा में कौन सा वाला करना है, ये सब कर लिया तो आपका टाइम बच गया। अब आपने 1 वर्ड वाले को 1 मार्क वाले को 1 वर्ड या 2 लाइन का आंसर दिया, 2 मार्क वाले को 4, ठीक है। ऐसे 3 4 5 सबका मैंने कंसेप्ट क्लियर कर दिया। अब आप ये बताओ, आपका पेपर छूट सकता है? नहीं, आपका पेपर आधा घंटा पहले खत्म हो जाएगा। समझ आ गए? अच्छा, अब क्या करना है? अब हमने 15 मिनट की बात कर ली कि 15 मिनट जो पेपर पढ़ने के हैं उस समय आपको कैसे यूज करना है। अब जब आपको पेपर अटेम्प्ट करना है उस समय आपको क्या करना है, जो पेपर की सीक्वेंस है, समझ आया, क्वेश्चन की जो सीक्वेंस है, सपोज आपके क्वेश्चन पेपर में 27 क्वेश्चन है, तो जो क्वेश्चन पेपर की सीक्वेंस है वही आपको फॉलो करनी है। अब आपने शुरू किया, लिखा आपने क्वेश्चन नंबर 1 लिखा आपने, कभी भी क्वेश्चन आपको कॉपी नहीं करना है। गॉट इट? जो लोग क्वेश्चन कॉपी करेंगे उनका क्या होगा, टाइम वेस्ट होगा और उनका पेपर छूट जाएगा। आपको लिखना है क्वेश्चन नंबर 1 जो क्वेश्चन पेपर में दिया है, आंसर लिख दिया। आंसर लिखने के बाद 2 लाइन छोड़ दो, फिर लिखो क्वेश्चन नंबर 2, उसका आंसर लिख दो, फिर 2 लाइन छोड़ो, क्वेश्चन नंबर 3 उसका आंसर लिख दीजिए, ठीक है। अच्छा, अगर आपको किसी आंसर में लगता है कि ये उसका की पॉइंट है, मतलब इसका ये मेन वर्ड है, ये वाला वर्ड मुझे अंडरलाइन करना है, ठीक है, उसको वहीं पे उसी पेन से या पेंसिल से, कोई डेकोरेशन नहीं करना, अंडरलाइन कर दो। तो क्या होगा, जब एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक करेगा तो उसकी एकदम नजर किस पे पड़ जाएगी, अंडरलाइन वर्ड पे पड़ जाएगी, उसको समझ आ जाएगा कि बच्चा किस कैलिबर का है। गॉट इट? तो आपने इस तरीके से आपने सीक्वेंस फॉलो की, कौन सी, क्वेश्चन पेपर वाली। अपनी सीक्वेंस नहीं बनाई आपने, समझ में ये बात क्लियर हो गई? अपने दिमाग में आप रख लो कि आप अगर पढ़ाई करने जाते हो तो अब आप कॉपी पेंसिल और बुक लेके पढ़ोगे, आपको चैप्टर अब नहीं पढ़ने हैं। जो आपका डिफिकल्ट पोर्शन है, जो आपको टफ लगता है, केवल उतना पोर्शन पढ़ना है। अब आपको सैंपल पेपर करने हैं। अब आपको मैम से आके या सर से आके दूसरे दिन अपने डाउट क्लियर करने हैं। गॉट इट? तो आपका क्या होगा, इस तरीके से क्या हो जाएगा, आपका कंसेप्ट भी क्लियर होता जाएगा, आप कॉन्फिडेंट भी होते जाओगे और 60% मार्क्स हर बच्चे के आसानी से आ सकते हैं। समझ आ गया? 60% हर बच्चे के आसानी से आ सकते हैं। 90 एबव लाना मुश्किल होता है। मुश्किल का मतलब यह है कि उसके लिए एक्स्ट्रा एफर्ट करने पड़ते हैं। मुश्किल कुछ नहीं है, अब तो 100% मार्क्स आते हैं, आते कि नहीं आते, उसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ती है। गॉट इट? तो अब क्या होगा आपका, आप कभी ये नहीं कह पाओगे कि पेपर लेंथी था, नहीं कह पाओगे। आपको समझ आ गया कि आज तक आप क्यों कहते थे पेपर लेंथी था। आपको ये नहीं लगेगा कि उसका पेपर ज्यादा इजी था, मेरा वाला टफ था, ऐसा नहीं होता है। एक्सपर्ट्स की कमेटी बैठती है और तब जाके पेपर बनते हैं। ओके? और आपको ये पता चल जाएगा कि आपके मार्क्स, इतनी मेहनत करने के बाद आपके मार्क्स क्यों नहीं आ रहे थे, आपको वजह पता चल जाएगी। वो वजह कौन बताएगा? कौन बताएगा? कैसे पता चलेगी? टीचर। क्योंकि आप सैंपल पेपर किससे कराओगे? टीचर से चेक करवाओगे। केवल टीचर आपको गाइड कर सकता है, केवल टीचर आपको बता सकता है कि किस आंसर को कैसे लिखना चाहिए था। गॉट इट? और बताओ कुछ। हम कम से कम कितने सैंपल पेपर अटेम्प्ट करें इस समय? बेटे अगर आज से 3 महीने अगर होते ना, मैं अगर 1.5 महीने पहले आई होती तो आपको 15 सैंपल पेपर करने चाहिए थे आपको, ठीक है। इस समय 5 मिनिमम रख लो, उसके बाद आप देख लो अगर जैसे कोई सब्जेक्ट आपको इजी लगता है, सपोज इंग्लिश आपको इजी लगता है या हिंदी इजी लगता है, उसके कम कर लो। जो सब्जेक्ट टफ लगता है उसके ज्यादा पेपर कर लो। और जैसे जैसे अब आपका स्कूल में आना जब बंद होगा तब आप 1 दिन के 2 कर सकते हो। गॉट इट? तो ये, और आगे बीच में किसी दिन आके अगर आपको कोई डाउट होता है, कुछ होता है, बीच में किसी दिन आके अपने सर मैम लोगों से डाउट क्लियर करा लो आप उसको। तो क्लास कैसी लगी? बोरिंग लगी? कुछ लगा कि आपने सीखा कुछ? कौन बच्चा क्या चीज नहीं कर रहा था अभी तक, अब क्या करेगा बताओगे आप? हाँ बोलो, आप क्या करोगे? मैम जैसा कि आपने बताया कि मैम जैसे जो क्वेश्चन है आप वो पढ़ो मत, साथ में पेंसिल और पेन को
वो भी लो। जैसे हम लिखेंगे तो हमें 70% याद रहेगा कि हमने ये क्या किया। मेरा एक बार सोच मैम, जैसे कोई क्वेश्चन है हम उसका दूसरा आंसर है, हम उसको अपनी भाषा में लिख सकते हैं। बिल्कुल लिख सकते हो आप, बिल्कुल। केवल मैंने क्या कहा आपको, केवल डेफिनेशन और लॉ जो है उनको थोड़ा याद कर लेना, ठीक है। बाकी सब कुछ अच्छी तरह से समझिए। अगर आप अच्छी तरह से समझ रहे हो तो आप अपने आप लिख सकते हो उस आंसर को, ऐसा कुछ भी नहीं है। और आप देखना, जब आप ना 3-4 सैंपल पेपर कर लोगे उसके बाद आपको लगेगा बहुत क्वेश्चन तो ऐसे होंगे आपको उसमें जो रिपीटेडली आ रहे होंगे, जो पहले आप लिख चुके होंगे, तो आपको समझ आ जाएगा ये तो मैं लिख चुका हूँ, अब दोबारा लिख के टाइम वेस्ट नहीं करना है मुझे। फिर धीरे धीरे आपका क्वेश्चन पेपर करने में क्या लगने लगेगा, टाइम कम लगने लगेगा, ओके। और आप ज्यादा सैंपल पेपर कर पाओगे। सबसे ज्यादा कब करता है मैथ्स और साइंस। मैथ्स और साइंस का प्लस है। देखो मेरे मैथ्स के लिए तो बैठ जाइए, मैथ्स के लिए तो आपको डेली प्रैक्टिस की जरूरत होती ही होती है। मैथ्स के लिए जैसे डेली खाने की जरूरत होती है ना, मैथ्स के लिए तो प्रैक्टिस की जरूरत होती है। बहुत है। आप लोग ट्यूशन वगैरह भी जाते हो? नहीं, कितने लोग ट्यूशन जाते हैं? ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है कि आप लोग ट्यूशन नहीं जाते हो। ट्यूशन की कोई जरूरत नहीं है। आपको टीचर स्कूल में जो पढ़ाता है, अगर आप डेली आपकी अटेंडेंस सही रही है और आपने टीचर की बात को ध्यान से सुना है तो आपको ट्यूशन जाने की कोई भी जरूरत नहीं है। ध्यान रखना, जो आपका मैथ्स है, ये जो आपके फिजिक्स में जो न्यूमेरिकल्स जो आपके होते हैं उनमें प्रॉपर स्टेप्स फॉलो करना, स्टेप्स के मार्क्स मिलते हैं। समझ में आया? फॉर्मूला ढंग से लिख लीजिएगा, यूनिट लिखना मत भूलिएगा, देख लीजिएगा किस यूनिट में उसको कन्वर्ट करना है। स्टेप्स फॉलो करोगे तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। और आपने किससे इधर उधर पूछ के किससे आंसर लिख दिया या कैलकुलेशन कहीं और कर दिया और लिख दिया आपने आंसर, तो आप सोचोगे कि मेरा तो आंसर उसका भी इतना था, मेरा भी इतना है, आंसर तो बराबर आ रहे हैं, फुल मार्क्स मिलेंगे, नहीं मिलेंगे। क्या होता है, बोर्ड में हर स्टेप के मार्क्स डिफाइंड होते हैं। जो एग्जामिनर होता है, एग्जामिनर के पास लिस्ट होती है कि वो कैसे आंसर लिखेगा, वैसे उसको उस तरीके से उसको क्या मिलेंगे, स्टेप वाइज उसको मार्क्स मिलेंगे। ओके, और कुछ पूछना है? किसी को कुछ नहीं पूछना, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, किसी को कोई डाउट ही नहीं है। तो ये आपका टाइम, 1.5 महीने का जो टाइम है आपका, बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है, बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है। और इसको अपने तरीके से, दूसरों की मत सुनिए, किसी की नहीं, अपने तरीके से डिसाइड करिए, अपना टाइम टेबल बनाइए कि हमको कैसे करना है। गॉट इट? ठीक है बेटे, थैंक यू। उम्मीद है वीडियो से कुछ ना कुछ टिप्स आपको जरूर मिली होंगी। वीडियो को शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस जानकारी का फ़ायदा उठा सकें। योर क्वेरीज आर ऑलवेज वेलकम। फिर मिलती हूँ एक नई सोच और नई खोज के साथ आपके अपने ही यूट्यूब चैनल मंजूषा एन इन्फ्लुएंसर में। स्टे ब्लेस्ड, स्टे पॉजिटिव।